Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 18 April 2020. This lecture for 9th senior all boys and girls chapter number 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। कल आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पढ़ा। आज आप लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और साथ ही साथ में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। जिन बच्चों को पहले नहीं समझ आया वो अब जो है वो समझ लें और इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। द टॉपिक्स which will be revised today: discovery of neutron, properties of neutron के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और फिर न्यूट्रॉन की ही प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद आ जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें जो इसकी हेडिंग है एक्सपेरिमेंट है, इसका ऑब्जर्वेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं और फिर इसके डिफेक्ट्स हैं। ये चार इसकी जो हैं वो सब हेडिंग्स हैं। ये आज आप लोगों ने पढ़नी है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट के तौर पे भी जो हैं वो इसके पार्ट्स आते। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, अब प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि एटम के पास जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मैस। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर तो हमें सिंपल पता चल जाएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमने कहा है प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन की तादाद एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अब एटॉमिक मैस जो है वो नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा था जब तक न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो एग्जैक्ट जो है वो उसका एटॉमिक मैस नहीं आता था किसी भी एटम का, यानी कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को ही प्लस करी जाएं तो भी नहीं आता था, कुछ एटम्स का कुछ का आ भी जाता था। अगर आप प्रोटॉन ही प्लस करी जाएं 2 दफ़ा तो भी जो है वो कुछ एटम्स का आता था, कुछ एटम्स का नहीं आता था। तो हमें तो एक ऐसा स्केल चाहिए, एक ऐसा जो है वो मेथड चाहिए जो हर एक के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो, हर एक के पे जो है वो फिट आता हो। तो फिर जो है वो साइंसदान एक था जिसका नाम था चैडविक। ठीक है, उसने क्या किया, चैडविक साइंटिस्ट ने जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए थे तो एटॉमिक मैस जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कोई चीज़ है जो कि इसके एटॉमिक मैस को जो है वो बैलेंस करती है। ठीक है, तो 1932 में जो है वो उसने चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। अब कैसे डिस्कवर किया था, व्हेन ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट। ठीक है, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई किसके ऊपर, बेरिलियम के टारगेट के ऊपर। बेरिलियम जो है वो एक एलिमेंट है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, ये आप लोगों के पास हीलियम के न्यूक्लियाइज हैं कि हीलियम में से जो है वो हीलियम नोबल गैस जो है उसमें से दोनों उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अगर निकाल दिया जाए तो पीछे उसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन ही रह जाते। तो उसको आप लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। या फिर जो है वो रेज में सबसे जो है वो लो वेवलेंथ वाली रेज होती हैं उनको अल्फा रेज कहते हैं और वही उसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या ऑब्जर्व किया जब उसने जो है वो बम्बार्डमेंट करवाई, तो उसने ये ऑब्जर्व किया दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड। उसने कहा कि जब मैंने ऐसा किया तो बहुत ही सरायत पजीर जो है वो अंदर तक जज़ब होने वाली रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई। ठीक है, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। फिर उसने कहा कि ये रेडिएशंस जो हैं वो कहलाती हैं न्यूट्रॉन्स। अब उसने जो है वो ये देखें इक्वेशन लिखी, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखा हुआ है, हीलियम जो कि अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब इसने उसके ऊपर गिराया तो क्या हुआ, कार्बन बना।
एक नया जो है वो एलिमेंट बना और इसके साथ ही साथ इसमें से न्यूट्रॉन्स निकले। फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक चीज़ होती है जिसको आप लोग कहते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी हैं, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं, 3 इसकी बेचारे की प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से आती भी हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, सरायत पजीर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, mass of these particles was nearly equal to the mass of proton. प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1840 गुना ज़्यादा था, लेकिन न्यूट्रॉन का जो वज़न है, मैस है, वो प्रोटॉन के मैस के नियरली करीब जो है वो बराबर होता है, ठीक है। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं जी। नेक्स्ट वन, अब आपके पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ जाता है, ठीक है। अब साइंसदानों ने इस हवाले से कोशिश करना शुरू कर दी कि इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया, तो अब ये चैलेंज था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो ये सारे पार्टिकल्स एक ही जगह पर, एक ही एटम के अंदर किस तरह से, किस अरेंजमेंट से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो फिर सारे साइंसदानों ने जो है वो इस पे रिसर्च शुरू कर दी। सबसे पहले जो है वो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, इसलिए इनका जो है वो मॉडल कहलाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या किया था, अब एक्सपेरिमेंट सबसे पहले समझ लें, ठीक है। उन्होंने ये किया था कि सोने का वर्क लिया था, ठीक है, गोल्ड फॉइल, सोने का वर्क अब इतना बारीक लिया था कि उसमें तकरीबन हर एक लेयर में जो है वो एक एक एटम ही आ रहा था, वो इतना ज़्यादा जो है वो बारीक था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल एटम जो है वो शो करवाए हुए हैं, आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, डबल डबल भी बना सकते हैं, जैसे आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस प्लस वाले चार्जेस जो हैं जिन्हें उन्होंने लिखा हुआ है अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये जो आप लोगों को एरोज नज़र आ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशंस हैं, ठीक है। जब उसने इन रेडिएशंस को गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया, ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व क्या क्या किया, और वो रेडिएशंस के आगे जो है वो उसने एक स्क्रीन भी लगाई हुई थी, फोटोग्राफिक प्लेट भी लगाई हुई थी, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो हैं वो रेडिएशंस थोड़ा सा मुड़ती हैं, कुछ सीधी गुजर जाती हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो बड़े एंगल पे जो हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं, मुड़ती हैं, और कुछ बिल्कुल, कुछ जो हैं वो रेडिएशंस टकरा के वापस आई जा रही है, ठीक है। ये इसका जो है वो काम था। अब हम वन बाय वन करके जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था असल में, आपने क्या लिखना है, और इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, और इसके रिजल्ट्स क्या आए, और इसके काम में अभी भी क्या खामियां थी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने डिस्कस कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे पहले स्टडी करेंगे। रदरफोर्ड बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन आ 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, ठीक है, कि इतनी उसकी जो है वो मोटाई थी जो हमने गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, रदरफोर्ड ने लिया, और उसके ऊपर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। फिर अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। अब ये अल्फा पार्टिकल्स भी कोई जो हैं वो एज इट इज़ नहीं मिले, हमने क्या किया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं,
उसमें से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे, ठीक है, उसमें से जो है वो रिमूव करवाए। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है रेडियम, पोलोनियम, और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है यूरेनियम, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जिनमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे, क्या करने के लिए, गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। अब वो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाइज हैं। अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल में से जो गुजर रहे थे, ठीक है, या कुछ जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो जाके फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराए या स्क्रीन के ऊपर जो है वो जाके टकराए, जो कि जिंक सल्फाइड से हमने कोट की हुई थी, ठीक है। ये इसका इतना सा एक्सपेरिमेंट था, ये इसने सारा काम कर लिया, ठीक। अब ये सारा काम करके उसने क्या मुशाहिदा किया, क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे ही गुजर गए, वो मुड़े ही नहीं, ना वो वापस आए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, यानी कि वो 20,000 के करीब जो हैं वो पार्टिकल्स थे, ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, उनमें से सिर्फ चंद जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए एट फेयरली लार्ज एंगल, बड़े पैमाने पे, एंड वेरी, और अब उसमें से भी कम, एंड वेरी फ्यू, बहुत ही कम जो हैं वो बाउंस्ड बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, कि बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आ गए। ये उसने ऑब्जर्व किया, ये उसने मुशाहिदा किया। अब जो उसने मुशाहिदा किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या जो है वो उसके दिमाग में रिजल्ट्स आ रहे थे, क्या उसका उसने उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकाला, वो यहाँ पे जो है वो अब उसके रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादा सारे पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल में से गुजर जाना और ना डिफ्लेक्ट होना क्या बताता है, therefore most of the volume occupied by an atom is empty, कि ज़्यादा सारा वॉल्यूम जो है वो एटम का खाली है, जिसकी वजह से जो है वो रेडिएशंस बिल्कुल सीधी गुजर गई हैं। पॉइंट नंबर 2, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव डैट, अब जो पार्टिकल्स हमने कहा कि फ्यू जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, उन फ्यू के डिफ्लेक्ट होने की क्या वजह है, वो ये साबित करते हैं डैट कि देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि यहाँ सेंटर में जो है वो इसके बिल्कुल दरमियान में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस भी जो है वो पॉजिटिव, सेंटर उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंटर को हम लोगों ने फिर कहा विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। पॉइंट नंबर 3, द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल, अब जो बिल्कुल मुड़े नहीं है, वापस ही आ गए, ठीक है, चंद पार्टिकल जो बिल्कुल वापस ही आ गए हैं, बाउंस बैक हो गए हैं, वो क्या जाहिर कर रहे हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं, शोज डैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है, डेंस है और हार्ड भी है, सख्त है, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जो हैं सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो वो डेंस और हार्ड तो होगा ना, ठीक है। Point number 4, since a few particles were deflected, it shows that, अब ये जो कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं वो ये भी जाहिर करते हैं द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, के न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम,
पूरे एटम के वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से सिर्फ कम ही जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, ज़्यादा सारे जो हैं वो सीधे गुजर गए। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फिर हमें ये भी पता चला कि जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहा होता है। एन एटम, पॉइंट नंबर 6, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। लेकिन अगर हम ओवरऑल एटम की बात करें तो वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर पॉइंट नंबर 7, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक जो है एटम के सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एटम के और भी बहुत सारे जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो कहाँ पे होते हैं? डैट लाई विद इन द न्यूक्लियस। वो सारे के सारे न्यूक्लियस में ही होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर कोई नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, और उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इतना सारा काम करने के बावजूद जो है वो उसके मॉडल में कुछ खामियां थी। अब वो खामियां कौन कौन सी थी? फर्स्ट जो है वो आपके पास है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी। रदरफोर्ड की जो है वो थ्योरी क्लासिकल थ्योरी पे बेस करती थी, क्योंकि ये रेडिएशंस को यूज कर रहा था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी असल में जो है वो रेडिएशंस जो है वो उसकी बेस पे ये थ्योरी है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज होता है, जैसे आप लोगों को पता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, शुड रिलीज, उसको क्या करना चाहिए था? एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी। रिलीज और इमिट, इन दोनों में से एक लफ्ज यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहेगा तो फिर तो उसको ऐसा होना चाहिए था, एक वक्त आना चाहिए था, वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था और उसको फना हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि एटम जो है वो कभी भी फना नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, इफ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर हम ये मान भी ले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहता है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए था? दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसको एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था। अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसा होता है? रेनबो देखी हुई है आप लोगों ने? रेनबो में कलर्स साथ 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 अटैच होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक कलर है तो फिर उसके बाद जो है वो कोई डिस्टिंक्शन हो, फिर दूसरा कलर आए, फिर तीसरा, इस तरह से नहीं है, साथ साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, तो उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो रेनबो है ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। तो उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो। लेकिन हमने स्पेक्ट्रोमीटर से ये ऑब्जर्व किया, स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे स्पेक्ट्रम लिया जाता है। हमने ये ऑब्जर्व किया कि एटम तो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कि वो सिर्फ सिंगल लाइन ही देता है, वो इतनी सारी लाइंस नहीं देता। ठीक है, तो फिर जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाएगा, और फिर ये भी होगा कि वो मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करेगा। तो ये इसके जो हैं वो 2 डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के, कि जिन पे मज़ीद जो है वो काम की ज़रूरत थी। थैंक यू। 9th क्लास अच्छे तरीके से रदरफोर्ड जो हैं वो एटॉमिक मॉडल याद कर लीजिएगा और लिख के भी देख लीजिएगा।